अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बहुत सारे लोग का ये कन्फ्यूजन होता है कि प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का सिलेबस क्या है, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में लोग को प्रॉब्लम होता है। इसके बारे में बहुत लोग को मिसकंसेप्शंस होती हैं। उसको हम आज अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। और अंडरस्टैंड कहाँ से करने जा रहे हैं? फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, जो आपका एग्जामिनर कहता है, जो आपका एफपीएससी कहता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। पहले जो आपका सिलेबस के अंदर जो प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन में पहली चीज़ जो आपको बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि दिस इज़ 100 मार्क्स का पेपर। ये तो आप लोग को पता होगा। किस किस चीज़ पे आप लोग को टेस्ट किया जाता है वो देखते हैं। सो फर्स्ट इज प्रेसी राइटिंग, सेकंड इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, राइट? कि आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, ट्रांसलेशंस, एंड देन वी हैव ग्रामर एंड वोकैबुलरी, राइट? और यहाँ पे ये एटसेट्रा लिखा हुआ है ना, तो वो आज इस वीडियो में हम वही देखने जा रहे हैं कि किस किस तरह से ये एटसेट्रा को टेस्ट किया जाता है। नाउ सो दिस इज़ 100 मार्क्स का पेपर। इसमें जो पासिंग मार्क्स हैं वो होते हैं 40%, 40 मार्क्स इसके पासिंग है। और ड्यूरेशन जो आपको दिया जाता है इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ 3 घंटे का आपको ड्यूरेशन दिया जाता है। और एक जो सबसे पहली मिसकंसेप्शन होती है लोगों की इस पेपर के बारे में कि इट्स ऑल अबाउट राइटिंग, राइटिंग एंड राइटिंग। येस, इट इज़ अबाउट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन के सवालों के जवाब देना। बट यहाँ पे जो असल टेस्ट है वो है रीडिंग का। एंड वील हैव अ लुक कि वो कैसे रीडिंग यहाँ पे इस पेपर में स्पेसिफिकली आपका रीडिंग कैसे बहुत ज़्यादा important है, right? So now we'll have a look at the first component of the paper, which is presi writing. presi writing इसके 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। और आपका एग्जामिनर क्या कहता है, आपका एफपीएससी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है कि आपको यहाँ पे किस तरह का पैसेज दिया जाएगा। जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जाए कि वो आपकी समझ से ही बाहर हो, राइट? बिल्कुल जेनेरिक टॉपिक्स के ऊपर होगा। ऐसे नहीं होगा कि अगर आपने आर्ट्स बैकग्राउंड है आपका तो आपको कोई इंजीनियरिंग का कोई टॉपिक दे देगा, एरोडायनामिक्स और ये वो, या आपको कोई मेडिकल का, कोई फिजियोलॉजी का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग सो दैट एवरीबडी हैज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ताकि वो प्रेसी को सॉल्व कर सके, राइट? एंड देन वी हैव वो और क्या कहता है, वो कहता है कि ऐसे पैसेजेस होंगे जिसमें यू हैव इनफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कंप्रेशन, राइट? कि ऐसा नहीं होगा कि ऐसा पैसेज दे देगा कि उसमें आप उसको 1/3 कर ही ना सकें, राइट? या उसको आप प्रेसी में कन्वर्ट ही ना कर सकें। आपको इनफ फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी फॉर कंप्रेशन, राइट? व्हाट एल्स इज रिटन हियर? यहाँ पे बहुत उसने खुले अल्फाज में लिखा हुआ है, सजेस्टिंग एन अप्रोप्रिएट टाइटल। और मजीद भी उसने उसके बारे में बताया हुआ है कि आउट ऑफ द टोटल 20 मार्क्स, आपका 15 मार्क्स जो है वो प्रेसी के हैं और 5 मार्क्स आपके आर डायरेक्टली फॉर टाइटल्स। तो जिन लोगों का ये सवाल होता है कि यार हम प्रेसी का टाइटल लिखें ना लिखें, सो आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। एफपीएससी ने आपको बता दिया है कि यू हैव टू राइट अ टाइटल टू योर प्रेसी एंड दिस टाइटल कैरीज 5 मार्क्स। तो अगर ये 5 मार्क्स आपको चाहिए तो यू मस्ट राइट अ टाइटल। और वो टाइटल आपको एक ऐसा टाइटल होना चाहिए जिसपे आपको 5 मार्क्स मिल भी सकें। देन वी हैव यहाँ पे क्या होता है, तकरीबन जो हिस्टोरिकली जितने आपके प्रेसी के पैसेजेस आ चुके हैं, तो आपके नॉर्मली होते हैं 250 से लेके 400 अल्फाज का एक पैसेज होता है। और 250 से 400 अल्फाज को पढ़ने में आपको रफली जो एक टाइम लगता है ना, एक एवरेज रीडिंग स्पीड अकॉर्डिंग टू साइंस 200 वर्ड्स पर मिनट जो है ना, एक एवरेज जो एक रीडर होता है वो 200 वर्ड्स पर मिनट रीड कर सकता है, राइट? तो लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने 2 मिनट में पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। रिमेंबर आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग। दिस पेपर स्पेसिफिकली इज हैज़ अ लॉट ऑफ वेटेज ऑफ रीडिंग, ठीक है? सो आपको रीड करने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस किस चीज़ पे होनी चाहिए कि आपको कॉम्प्रिहेंशन उसकी हो, आपको उस अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में आपने पढ़ ली और आपने उसकी प्रेसी बना दी, राइट? ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द जेस्ट ऑफ व्हाट्स रिटन देयर, और फिर आप उसको कंप्रेस करते हैं, राइट? सो व्हाट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज योर जॉब इज टू अंडरस्टैंड what is going on in the entire passage, और उसी के लिए ही आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ प्रेसी राइटिंग के ऊपर प्रैक्टिस करते रहेंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग बट मेकिंग श्योर कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप समझ भी आ रही है आपको। सो दिस वॉज अबाउट प्रेसी राइटिंग। एक क्वेश्चन देखते हैं हम सैम्पल पास्ट पेपर्स में से, राइट? कि किस तरह का पैसेज होता है, सो दैट यूर फेमिलियर विद कि किस तरह के टॉपिक्स होते हैं। सो ये एक इस तरह का आपको एक टॉपिक दिया जाता है। यहाँ पे उसने बताया हुआ है, वंस अगेन सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। अगर ना भी बताया हो तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट अ टाइटल टू योर प्रेसी। और यहाँ पे ये क्या यू सी, सो फ्रीडम, क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन, यू सी। सो इट इज़ अ जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको एक टॉपिक दिया गया है।
राइट और उसके ऊपर 250 से 400 अल्फाज का एक पैसेज है, उसको आपने रीड करना है थॉरली, उसको अंडरस्टैंड करना है उसके अंदर हो क्या रहा है, एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट राइटिंग द प्रेसी ऑफ दैट पैसेज। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट प्रेसी। अगला जो कंपोनेंट होता है इस पेपर का, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यू सी रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि आपको रीडिंग से क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, राइट। सो यहाँ पे वो कहता है वंस अगेन carefully selected passage that is rich in substance, राइट, रिच इन सब्सटेंस बट नॉट वेरी टेक्निकल। बहुत ऐसा नहीं होगा कि बहुत कोई टेक्निकल उसमें जार्गन्स होंगे या आपको समझ में ना आने वाली चीज़ें होंगी, और डिसिप्लिन स्पेसिफिक, राइट। सो इससे हमें क्या जाहिर होता है कि ये वाले जो पैसेजेस होंगे ये भी कोई ऐसे नहीं होंगे कि आपको ना समझ में आने वाले पैसेजेस होंगे। ये भी पैसेजेस ऐसे होंगे कि अगर आपकी रीडिंग पे गुड क्वालिटी रीडिंग मटेरियल के ऊपर अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस, फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस। नॉर्मली कभी 5 क्वेश्चंस होते हैं, कभी 4 क्वेश्चंस होते हैं। सो यहाँ पे भी एक पैसेज दिया जाता है और उसके नीचे आपको 4 या 5 सवाल दिए होते हैं और इसके मार्क्स भी टोटल होते हैं 20। सो अभी तक हमने 40 मार्क्स देख लिए हैं, ये बाकी 60 मार्क्स का किस तरह से स्प्लिट है, वील हैव अ लुक एट दैट एज वेल। बट बिफोर वी लुक एट दैट, लेट्स सी कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ का जो पैसेज होता है ना, दैट इज जनरली प्रेसी ही टाइप का पैसेज होता है, बट यहाँ का जो पैसेज होता है ना वो थोड़ा सा आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो यूजुअली आपका थोड़ा सा लंबा होता है, राइट। सो वहाँ पे जो 250 से 400 अल्फाज का था, यहाँ पे वो 400 से 600 650 अल्फाज का एक पैसेज दिया जाता है आपको। एंड वंस अगेन जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे व्हाट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी, विदाउट कॉम्प्रिहेंशन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स रिटन इन द पैसेज, भूल जाओ कि आप लोग उसके सवाल सॉल्व करोगे, राइट। सो यहाँ पे एक पैसेज देखते हैं। सो दिस इज हाउ द पैसेज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन योर CSS एग्जाम्स लुक्स लाइक। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये पैसेज थोड़ा सा लंबा है, और यहाँ पे भी आप अगर देखो ना, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर यहाँ पे ये टॉपिक है, और ये टॉपिक इज़ अबाउट हैप्पीनेस इन जनरल, उसके बारे में बात की गई है। दिस इज़ अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इसके आपको सवाल किस तरह के दिए जाते हैं। सो वंस यू रीड दिस पैसेज, आपको इस तरह के सवाल दिए जाते हैं जो कि इतने कोई मुश्किल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे वो बचपन वाला काम नहीं होता कि ब्रैकेट लगा दो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रीड द पैसेज थॉरली, यू अंडरस्टैंड द पैसेज, एंड देन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन के सवाल में वो पूछ क्या रहा है आपसे, राइट। अगर वो पूछ कुछ रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, या आप उसकी कोई रीजंस बता रहे हैं, वो आपसे उसका रिजल्ट पूछ रहा था, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो आपने दो चीज़ों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वन, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज, दैट इज अ मस्ट हैव, और दूसरा कि अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन के उसमें आपने सवाल में आपसे उसने क्या पूछा हुआ है, राइट। सो दिस वाज अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, जिसको वो एग्जामिनर आपके सिलेबस में नाम देता है ग्रामर एंड वोकैबुलरी। इसके भी वो कहता है 20 नंबर होंगे। इसमें क्या होता है, वो आपको टेस्ट करेगा ऑन टेंसेज, आर्टिकल्स, prepositions, conjunctions, punctuation, phrasal verbs, synonyms, antonyms, you see, so उसमें बहुत सारी चीज़ और एटसेट्रा भी लिखती है। सो ये एक बहुत ही वाइड एक एरिया है, और यहाँ पे ये ग्रामर जो हम कहते हैं ना कि ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे ग्रामर के रूल्स, जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दोज कम इनटू प्ले, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं हम कि किस तरह के सवाल होते हैं। सो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, आपका शुरू में जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है उसमें एक पार्ट ए होता है जिसमें आपको 20 नंबर के सिनोनिम्स एंटोनिम्स के 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं। वो आपको कहता है, एक सवाल होता है मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, जिसका मतलब है सिनोनिम्स, और दूसरा आपका होता है और मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग, जिसका मतलब है आपके एंटोनिम्स, राइट। सो इस तरह का आपको एक वर्ड दिया होता है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस होती हैं, एंड यू हैव टू पिक वन ऑप्शन। इसके अलावा और क्या होता है आपका इस पेपर में? सो आपको यहाँ पे सिंस बताया गया है कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ अदर कंपोनेंट्स, सो ग्रामर में आपको वो टेस्ट कर सकता है पंक्चुएशन मार्क्स पे, फॉर इंस्टेंस हर साल आपको उस पर टेस्ट करता है। फिर आपको वो टेस्ट करता है प्रेपोजिशंस पे, राइट। प्रेपोजिशंस ऐसा एक टॉपिक है जिसके ऊपर आपका हर साल के एग्जाम्स में 5 या 10 मार्क्स का सवाल आता है, राइट। और इसमें जनरली आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, सो यू नॉट गिवन ऑप्शंस, आपने वो राइट प्रेपोजिशन उसको उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपने प्रेपोजिशन यूज करना होता है, ठीक है। देन वी हैव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, राइट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस जिसको हम कहते हैं, उस पर भी आपको टेस्ट करते हैं, राइट। सो ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी वाला कंपोनेंट। इसके ऊपर भी आपको 5 या 10 मार्क्स का सवाल आ जाता होता है, राइट। एंड देन आपका अगला जो कंपोनेंट है दैट इज सेंटेंस करेक्शंस। इसमें क्या होता है, इसमें आपको वो कहता है कि ये 10 मार्क्स का
एक पोर्शन होता है जिसमें वो कहता है कि देयर बी सेंटेंसेस, नॉर्मली आपको 10 सेंटेंसेस देता है वो, और क्लियर स्ट्रक्चरल फ्लॉ इन टर्म्स ऑफ ग्रामर और पंक्चुएशन। यू सी, यहाँ पे भी पंक्चुएशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है और ग्रामर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और वो कहता है कि वो बहुत क्लियर स्ट्रक्चरल फ्लॉज होंगे। सो हमने, यू सी, याद है आप लोग को स्टार्ट में हमने कहा था कि एग्जामिनर ने क्या कहा था आपको, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, राइट? सो यू नीड टू नो व्हाट आर द करेक्ट grammatical sentence structures. The candidates will be required to rewrite them. आपने दोबारा से उन sentences को, वो जो भी उसमें प्रॉब्लम होगी, एरर होगा, उसको रेक्टिफाई करके आपने उसमें वो करना होगा। और यहाँ पे वो आपको एक और मज़े की चीज़ बताता है, विदाउट मेकिंग unnecessary alterations, right? So अगर कोई चीज़ दुरुस्त है ना, उसको बिला वजह वैसे ही छेड़खानी करना उसके साथ, दैट इज कंसिडर्ड इनकरेक्ट। यहाँ पे आपने कोई अननेसेसरी ऑल्टरेशंस, कोई चेंजेस, अननेसेसरी चेंजेस आपने उस जुमले के अंदर नहीं करनी, राइट? नो टू और मोर सेंटेंस, यू सी, ये एक बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम होती है कि लोग दो दो एक सेंटेंस के दो दो करेक्शंस दे देते हैं, राइट? सो आपने ये भी नहीं करना। नो टू और मोर सेंटेंसेस शुड हैव एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम, एंड 2 to 3 सेंटेंसेस शैल बी बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ पंक्चुएशन। सो ये जो चीज़ होती है, ये आपका ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर बार आपके 2-3 उसमें पंक्चुएशन के प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको क्या चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए, पंक्चुएशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, इन सब के ऊपर आपको ये चीज़, ये पोर्शन आपको इस पर टेस्ट करता है। और यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट डू एनी अननेसेसरी ऑल्टरेशंस, एंड यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि किस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे यूज हुए हुए हैं, ठीक है? सो सैम्पल क्वेश्चंस देखते हैं। इस तरह के आपको 10 स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं और आपको कहता है कि उसमें से आपने 5 ठीक करने हैं, राइट? सो इट्स ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि आपका हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, 10 मार्क्स का ये सवाल होता है। और यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि यू शुड हैव अ वेरी साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामेटिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, अदरवाइज दिस पोर्शन इज गोइंग टू really be difficult for you. So grammatical rules, grammatical sentence structures, punctuations, all of that should be very 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 clear. Then we have grouping of words. ये किस चीज़ को कहता है? वो कहता है random list of 20 words of moderate standard shall be given to be grouped by the candidates in pairs of those having similar or opposite meanings as directed in the question. So generally जो इसके सवाल होते हैं वो आपके pair of words टाइप के सवाल होते हैं। और pair of words क्या होते हैं, उस पर भी मेरा YouTube के ऊपर सेशन है, you can find that सेशन, जिसके अंदर हमने बहुत सारे पास्ट पेपर्स के बहुत क्वेश्चंस हमने वी सॉल्व्ड इन दिस लाइव सेशन, तो यू कैन गो थ्रू दैट। सो पेयर ऑफ वर्ड्स, 10 pairs will be given, similar words with different meanings generally confused in communication, कि वो वाले अल्फाज जो कि आपके नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं, उस तरह के आपको वर्ड्स दिए जाते हैं और उन वर्ड्स को आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है फॉर ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ एनी 5 of them by first explaining them in parentheses and then using them in sentences, राइट? तो पहले आपने उसकी ब्रीफ सी एक एक्सप्लेनेशन देनी है एंड देन यू हैव टू राइट देम इन सेंटेंसेस कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पेयर के अंदर जो 2 वर्ड्स हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है, और उसको फिर आपने अपने सेंटेंस में यूज करके ताकि उसका मीनिंग क्लियर हो जाए। इसका कोई सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द सैम्पल क्वेश्चन कि आपको इस तरह से आपको वो पेयर ऑफ वर्ड्स के सवाल देता है, रैथ, रॉथ, राइट? सो इस तरह के आपको वो पेयर्स देता है और उनको आपने सॉल्व करना होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया। एंड देन वी कम टू द लास्ट बिट ऑफ दिस पेपर विच इज ट्रांसलेशन। इसमें आपको उर्दू में एक पैसेज दिया जाता है, यूजुअली वो कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है, और उसके भी आपके 10 मार्क्स होते हैं। और कि आपने इस पूरा जो उर्दू का पैसेज होता है उसको आपने ट्रांसलेट करना होता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, राइट? सो यहाँ पे वो क्या कहता है, इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड फिगरेटिव इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, राइट? तो वो उसने बहुत क्लियरली, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी वो आपको लिख के देता है कि यू हैव टू यूज फिगरेटिव इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, ताकि वो जो भी जिस्ट है उस पैसेज की उर्दू में जो बताया गया वो रिटेन हो सके और वो आपने उसको डिस्ट्रॉय ना कर दिया हो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको आपकी वोकैबुलरी में इस तरह के इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस भी हों ताकि वो ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस में आप उसको इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस में कर सकें, राइट? सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस। कमिंग टू दिस, आपका जो CSS का एग्जाम होता है उसके अंदर एक और भी क्वेश्चन होता है इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस के रिलेटेड, दैट इज idioms, right? So idioms, idiomatic expressions, all of that is a part of your syllabus, so don't forget to watch this video जो कि मैंने अभी यहाँ पे पिन किया है। You can also watch it in the description, मैंने इन दोनों वीडियोस के लिंक्स दिए हैं। You can go through these videos for later reference। उसमें मैंने past papers के बहुत सारे questions आपको in class live solve कराए हुए हैं। You can go through these। So I hope you liked this session. If you've liked this session, don't forget to like it,
and subscribe to the channel so that I know that you liked this video. And all the best everyone. Stay tuned. See you in next video.